रक्त समूह। तो इस चैप्टर में लगभग लास्ट टॉपिक बचा होगा शायद आपका, थोड़ा सा बचा, उसको देखते अपन। तो अपन ने लास्ट वाले में देखा था कि जो रक्त समूह होता है उनका एक जनरेशन से या एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे वो ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा रक्तदान का क्या महत्व होता है, इसके अलावा आपके कौन सा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है या कौन सा व्यक्ति नहीं कर सकता। ये वाला क्वेश्चन बनता है, कौन व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये दो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसके HIV हो, इसके अलावा हीमोफीलिया हो, जिसके हीमोफीलिया हो, इसके अलावा जिसके हेपेटाइटिस हो, ये बीमारियां जिस व्यक्ति की होती है वो व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। हेपेटाइटिस में भी कौन कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस कौन कौन से आपके, एक तो बी दे रखा है, हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, एक सी। इस बार जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो जिस वैज्ञानिक को मिला है, हेपेटाइटिस सी के बारे में खोज करने के लिए मिला, 2010 का। तो 2019 का था तो 2010 में मिलेगा। इसके अलावा जैकब रोग होता है, जिसकी एक बीमारी का नाम है जैकब सिंड्रोम, जैकब रोग होता है। वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, आपका रक्तदान नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये घूम फिर के आता ही रहता है। अब जो रुधिर वर्ग है अपन ने देखा था, ए रुधिर वर्ग वाला ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है। ए पॉजिटिव में कैसे समूह बनते, ए और ए, इसके अलावा ए। तो अपन आज अपना जो टॉपिक है अपन ये देखेंगे, जो रक्त समूह है वो आनुवंशिकी में क्या महत्व, मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे जाएंगे। तो आज अपन देखेंगे रक्त समूह का आनुवंशिकी महत्व। तो अपनी हेडिंग है रक्त समूह का आनुवंशिक महत्व। रक्त समूह, समूह करो, समूह का आनुवंशिक महत्व, आनुवंशिक महत्व। जो भी आपके रक्त समूह होते हैं उनका आनुवंशिकी में कैसे महत्व है वो अपन डिटेल से देखेंगे। जैसे आपके एक क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति है जिसमें पुरुष का रुधिर वर्ग तो O है और महिला का रुधिर वर्ग है आपका AB। तो बताओ उसका बच्चा कैसे होगा। एक क्वेश्चन और है, पुरुष तो है आपका A और स्त्री है आपकी B, तो उसके बच्चे कैसे होंगे। देखो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे, इससे पहले दो तीन बातें जानते हैं। एक तो जो आपका अपन ने मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ा था समयुग्मनजी, समयुग्मनजी। दूसरा शब्द आएगा आपके विषम युग्मनजी, विषम युग्मनजी। देखो समयुग्मनजी का मतलब है जो जीनों, जो गुणों को नियंत्रित करती है वो दोनों जीन कैसी होगी, समान होगी। जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब है दोनों कैसे हैं, समान है, समयुग्मनजी। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये क्या है आपका विषम युग्मनजी। अब देखो अपन ने मेंडल में देखा था जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, पीढ़ी में प्रकट होंगे, और जो अप्रभावी होंगे वो प्रकट नहीं होंगे। अप्रभावी लक्षण क्या होंगे आपके, प्रकट F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे। तो ये दोनों चीजें अपन को ध्यान रखें। देखो
ये सब जगह लगती है। अब जैसे अपन रुधिर वर्ग की आनुवंशिकी देखेंगे, वहां भी मेंडल का नियम काम करेगा, वहां भी क्या करेगा आपके मेंडल का नियम काम करेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं अपन। ये सब अपन इससे पहले वाला तीसरा चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं। तो समयुग्मनजी का मतलब दोनों युग्मक समान हो, विषम युग्मनजी का मतलब इसके अलावा प्रभावी लक्षण का मतलब जो लक्षण, जैसे ये लक्षण प्रभावी था तो ये प्रकट हो जाता है, और ये लक्षण क्या हो जाता है आपका अप्रभावी होता है तो ये छुप जाता है। तो अब अपन देखते हैं कि इनकी वंशागति कैसे होती है। जो ए रुधिर वर्ग है, बी रुधिर वर्ग है, उसका जीन प्रारूप देख लेते हैं एक बार। इसको ध्यान रखना है, ये आपके काम आएगा बार बार। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन रुधिर वर्ग। क्या लिखेंगे? रुधिर वर्ग लिखेंगे। अपन को पता है रुधिर वर्ग क्या होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ये अपन को पता है। अब इनके क्या क्या जीन प्रारूप बन सकते हैं, जीन प्रारूप क्या क्या हो सकते हैं वो देखो। इसमें हो सकता है आई ए और आई ए। बी में क्या होगा? आई बी और आई बी। दोगे इसमें क्या होगा? आई ए और आई बी, ये बन जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कौन सा बन जाएगा आपका? इसमें एक अपन का क्या बन जाएगा? आई ए स्मॉल आई। इसमें भी क्या होगा? आई बी स्मॉल आई। और ए बी में क्या हो जाएगा आपका? आई ए और आई बी, जबकि ओ में क्या होगा? स्मॉल आई स्मॉल आई। इसको दिमाग में रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखो जीन प्रारूप का मतलब है अगर रुधिर वर्ग ए होगा तो उसमें कौन कौन से जीन बन सकते हैं? तो ए वाला बन सकता है और आई ए और स्मॉल आई बन सकता है। बी में भी ऐसी स्थिति है और ए बी में क्या होगा? ये बनेगा। ओ में क्या बनेगा? ये बनेगा। इनके बेस पे ही, इसके आधार पर ही अपन अगले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो आप। अब कह रहा है ये, कई बार होता क्या है, एक बच्चा होता है, ठीक है, उसमें दो दंपति आके ऐसे बोले, एक बोले ये मेरा बच्चा, दूसरा बोले ये मेरा बच्चा। अब क्या करा जाए? छोटा बच्चा होता है, शकल सूरत में पता नहीं चलता, शकल सूरत भी चलो छोड़ो, तो किया करते क्या है, उनका जीन प्रारूप देखते हैं, मतलब उनका रक्त समूह देखते हैं, मम्मी कैसी है और पापा कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि कैसा क्या बन सकता है। तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति है, नहीं एक बच्चा है जिसका रुधिर वर्ग O है। मैं ये क्वेश्चन लिख ही देती हूँ, आपके ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु, मतलब अभी जन्मा है नवजात शिशु जिसका रुधिर वर्ग O है, जिसका रुधिर वर्ग क्या दे रखा है, इसका रुधिर वर्ग है आपका B है, जिसका रुधिर वर्ग B है। दो दंपति, मतलब दो अलग अलग जोड़े, दो दंपति इस पर अपना अधिकार बता रहे हैं, अपना अधिकार बता रहे हैं। बच्चा तो है आपका एक और दो जोड़े आ गए, दो मम्मी पापा अलग, दो मम्मी पापा अलग, वो बोल रहे हैं कि ये तो हमारा है और ये बोल रहा है हमारा। अब क्या करा जाए? इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाए? उन दोनों व्यक्तियों का, मतलब दो जोड़े हैं, उनका रुधिर वर्ग पता चले, ठीक है। कौन कौन से हैं? दो। एक को अपन ने ए माना, जिसमें पुरुष तो है आपका, ये पुरुष है, पुरुष का रुधिर वर्ग क्या है आपका? ए है, सॉरी O है। और जो स्त्री है उसका रुधिर वर्ग क्या है? स्त्री का रुधिर वर्ग है AB। दूसरा जोड़ा है आपका जिसमें पुरुष का तो है A और जो स्त्री है
अधिकार जता रहे हैं। तो अब करेंगे क्या, इनका रुधिर वर्ग लेके इनकी आनुवंशिकी यानी जीन प्रारूप देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि बच्चा किसका है। अब अपने पास दो ग्रुप है, एक तो ओ है एक ए बी है, तो अपन क्रॉस करवा के देख लें। इस क्वेश्चन को हटा देती हूँ मैं। पहला क्या है आपका ओ, पुरुष ओ हो गया और स्त्री कैसी हो गया आपकी ए बी। दूसरे में ए बी है, ठीक है। अब जो ओ रुधिर वर्ग है, पुरुष कैसा है आपका, यहाँ लिख देते हैं अपन पुरुष, यहाँ क्या लिख देंगे अपन पुरुष। ओ में क्या क्या जीन प्रारूप बन सकते हैं, स्मॉल आई ये बन सकते हैं। ओ में क्या बनेंगे, स्मॉल आई ये क्या है, स्त्री है। इसमें क्या क्या बन सकते हैं देखो आप, इसमें बन सकते हैं आई ए और आई बी, ठीक है। अब क्या होगा आपका, ये तो पेरेंट्स हो गए, इसको पी से लिखेंगे। युग्मक जनन होगा, मतलब युग्मक बनेंगे, युग्मक जनन हुआ। इससे क्या बन गए, दो स्मॉल आई, इससे क्या बन गए आई ए और आई बी, इससे क्या बन गया आई ए और आई बी। अब इनका क्रॉस करवाओ तो क्या बन गया, कैपिटल ए स्मॉल आई, कैपिटल बी और स्मॉल आई, इससे क्या बन जाएगा, फिर इसका इससे करवाओ तो क्या हो जाएगा, बी और आई। अब देखो ये कैसा वर्ग हो गया, ए हो गया, क्योंकि ये कैसा कैरेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है। F1 जनरेशन में क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। ये कैसा हो गया, बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी होगा। बच्चा कैसा है आपका, बी था, तो इसमें बी ग्रुप आ रहा है, ये देखो बी ग्रुप आ रहा है, तो हो सकता है इनका बच्चा हो। अब अपन दूसरे वाले में करवा के देख लेते हैं, दूसरे वाले में करवाते हैं। दूसरे में क्या है आपके स्त्री, इसको हटा देते हैं युग्मक जनन को। स्त्री कैसी है दूसरे वाले में, पुरुष तो है आपका, मतलब पुरुष है ये, और स्त्री कैसी है आपकी, ये स्त्री है आपकी बी, आई बी और स्मॉल है, ये स्त्री है। युग्मक कैसे बनेंगे, ये युग्मक बन गया आपके, ये बन गया आपका, इधर क्या बन जाएगा आई बी और स्मॉल आई। अब करवाओ क्रॉस, क्या बन गया आई ए आई बी, इसका क्या बन जाएगा कैपिटल ए और स्मॉल आई, इसका क्या बन जाएगा आई ए और आई बी, और इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देती हूँ ए और बी। तो ये कैसा हो गया ए बी, ये हो गया ए, फिर ये ए बी हो गया, ये ए, जबकि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है आपका बी है, तो ये बच्चा किसका है, पहले दंपति का बच्चा है। तो आप ऐसे टिक नहीं करोगे, बिना सोचे समझे टिक नहीं करोगे कि पहला आया था क्लास में, आपको करवा के देखना है, वो बता देगा कि ये आंसर वो ये लिखेगा, वो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। वो आपको सिर्फ इतना सा बताएगा कि कौन सा रक्त समूह था, ए था, बी था, ओ था, तो आपको करके देखना पड़ेगा, तब आपको पिक्चर क्लियर होगी कि हाँ रियल में क्या था। लिख लो इसको, दिख रहा नहीं, दिख रहा था। हाँ बेटा, इसमें बी आई की जगह ना बी आई और आई की जगह ना आई बी और आई बी लिख सकती है। कैसे?
लक्षण है, मेंटल में पढ़ा था अपन ने, और ये प्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी को अपन आगे लिखते हैं, ये चीज है। तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होने वाला है, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, फिर एक चैप्टर बचेगा, वो तो आप थोड़ा ही है, उसमें कुछ टॉपिक हटाए हुए हैं। कर दूं रख फिर। अब आप अगला टॉपिक देखते हैं, कौन व्यक्ति है जो रक्तदान कर सकता है, ये अपन ने देखा था। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो देहदान भी कर सकता, मतलब देखो पूरे शरीर का क्या करे आपके दान कर दे, कब? मरने के बाद। तुम पहले मत करने लग जाना, ठीक है। तो अगला टॉपिक है अंगदान और देहदान। अगला टॉपिक क्या है आपका? अंगदान। और क्या है आपके? देहदान। अंगदान का मतलब होता है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप कोई अपना अंग दे सकते हो। जैसे कई बार सुना होगा किसी की किडनी खराब है तो उसको किडनी दे देते हैं, ठीक है। किसी के क्या है, फेफड़े तो दान नहीं होते वैसे। या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है, जैसे किसी व्यक्ति की क्या हो गई, मस्तिष्क मृत्यु हो गई, ब्रेन डेथ हो गई, मस्तिष्क मृत्यु, इसको बोलते हैं ब्रेन डेथ हो गई। अब भाई जिस व्यक्ति की ब्रेन डेथ हो गई उसके सारे अंग बेकार है, क्योंकि अपना सब कुछ कंट्रोल किससे होता है? आपके मस्तिष्क से होता है। तो अंगदान कौन व्यक्ति कर सकता है? देहदान कौन कर सकता है? देहदान तो जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके कुछ घंटे बाद, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट आएगा, उस व्यक्ति की उसकी पूरा शरीर ले जाएगा। अब शरीर ले जाके करेगा क्या? जो भी मेडिकल के स्टूडेंट है, जो भी डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, वो क्या करते हैं, अब शरीर के अंदरूनी भागों के अध्ययन करेंगे, कौन सा अंग कहाँ होता है, क्या होता है, तो वो उनके बाद शरीर कहाँ से मिलेगा? जो देहदान करता है उसी से मिलता है। दूसरा है अंगदान। जैसे किसी अभी राजस्थान में की बात करें तो एसएमएस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की ब्रेन डेथ हो गई थी, ठीक है। तो क्या किया उसके घर वालों ने, देखो ब्रेन डेथ होने के बाद आपके सारे अंग काम कर रहे हैं तो किसी मतलब नहीं, क्योंकि सब कुछ यही है अपना। हार्ट चल रहा है कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे पड़ा रहता बस चल रहा है, वो कोमा जिसको बोलते हो आप, ठीक है। वापस आने के चांसेस 0% होते हैं, -1% में कई बार चांस हो भी सकते हैं, पर बहुत रेयर चांस होता है। वो कोमा होता है उसमें क्या होता है, ब्रेन भी काम करता है, ठीक है। पर ब्रेन के किसी भाग में क्या हो जाती है, ऐसी चोट लग जाती है कि वो ऐसे जैसे कोई बेहोश पड़ा हो ना, ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति कर सकता है अंगदान या देहदान जिसकी या तो ब्रेन डेथ हो गई, या फिर आपके पास जैसे किडनी 2 है तो आप एक किडनी दान कर सकते हो, ठीक है। और तो क्या लगता है, मुझे तो और कुछ लगता नहीं। हार्ट तो किसी को दे सकते नहीं आप, लंग्स किसी को दे नहीं सकते आप, ब्लड दे सकते हो, ठीक है। तो अंगदान का महत्व ये है, देहदान का महत्व ये है, जो मेडिकल के जो स्टूडेंट होते हैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, आपके पूरी बॉडी चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगी? अगर किसी ने दान किए तो वो आराम से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा ब्रेन डेथ होने के बाद क्या होता है, सारे अंग तो काम करते रहते हैं पर आपका मस्तिष्क काम नहीं करता, तो फिर वो क्या है, आपकी डेड बॉडी, एक तरह से लाश है वो। तो उसके अंग क्या करेंगे, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जैसे एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अभी आपकी इसी साल की बात है, शायद लॉकडाउन की बात है, तो है ना, एक व्यक्ति को हार्ट लगाया था, उसका नाम राजू था, मुझे इतना याद है। उसको क्या किया, उसके दूसरे का हार्ट क्या किया था, प्रत्यारोपित किया था। दूसरे का हार्ट क्या किया, आपके प्रत्यारोपित किया, और वो व्यक्ति जिंदा रहा। अब देखो अंगदान और देहदान में कुछ चीजें ध्यान रखी जाती है। क्या ध्यान रखा जाता है, एक तो उसका रक्त समूह मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऐसे थोड़े ना, जैसे आपने किसी का दूसरे का हार्ट दूसरे का लगाया तो वो काम करने लग जाता है, उसके
पे रखा जाता है, तब जाके वो क्या करता है, आपका सेट होता है। कई बार क्या करते हैं, अंग आपस में क्या करते हैं, फाइट करने लग जाते हैं, तो भी क्या होता है, आपके वो अंग को नष्ट कर सकते हैं। तो देहदान का महत्व और अंगदान का महत्व ये है कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है, देखो कुछ आंकड़े दे रखे हैं। भारत में करीब हर साल 7,000 से लेके 8,000 किडनी की जरूरत होती है। ठीक है, 50,000 लोगों को हृदय की जरूरत होती है। इसके अलावा 50,000 से लेके 7,000 व्यक्तियों तक क्या होता है, आपके यकृत लीवर की जरूरत होती है। तो ये सारे अंग क्या करते हैं, आपके प्रत्यारोपण, दिमाग की मृत्यु, ब्रेन डेथ के बाद में आपके शरीर के सारे अंग दूसरे के काम आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप जिंदा हो तो किसी को क्या आंखें दान कर सकते हो, जैसे जैसे मृत्यु हुई है आंखें दान कर दो, आंखों में भी कॉर्निया का डोनेट किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर आप देह दान कर रहे हो, अंग दान कर रहे हो, तो जो जरूरतमंद व्यक्ति है जिसकी लाइफ कठिनाई में है, वो क्या कर सकता है, आपका उनका उपयोग कर सकता है, वरना क्या कर दिया जाता है, भाई जो भी बॉडी है उसको जला दिया जाता है। इसके अलावा मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, उनको बॉडी कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी कहाँ आया था याद नहीं, 13 अगस्त क्या है आपका, अंगदान दिवस है। अंगदान दिवस, अंगदान दिवस के रूप में 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मृत्यु के 7 से 6 घंटे के भीतर क्या कर सकते हो, अगर आप नेत्र दान करना चाहते हो, जैसे ऐश्वर्या राय ने कर रखा है, तो जैसे उसकी मृत्यु होगी 6 से 7 घंटे के अंदर उसकी आंखें ले जाएंगे, पूरी ऐसे निकाल के नहीं जाते, उसका एक भाग होता है कॉर्निया, अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो वो दान कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे आपके हैं, लोगों ने अपनी इच्छा से क्या करते हैं, मृत्यु दान के बाद अपनी देह का दान करते हैं, जैसे ज्योतिष बसु है, नाना देशमुख है, इसके अलावा इसका भी नाम है शायद, गौतम गंभीर का नाम भी है। गौतम गंभीर ने भी शायद अपना वो कर रखा है, अपना देह दान पहले से लिख सकते हो, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। अब देखो कौन कौन व्यक्ति अंगदान कर सकता है, एक तो वो जो 18 साल का हो चुका हो और उसके जीवन में कोई ऐसी मतलब कोई भयंकर बीमारी नहीं हो, वो अंगदान कर सकता है। इसके अलावा जब अंगदान की करते हैं तो आप हॉस्पिटल में जाओगे, उनसे बात करोगे, वो 2 व्यक्तियों को बोलते हैं ना, गवाह लेगा, 2 व्यक्तियों का गवाह लेगा, और जैसे वो एक पूरा पर्चा निकाल के देता है, और वो गवर्नमेंट के पास भी रहता है, आपके पास भी रहता है, जैसे आपकी मृत्यु होती है, आपका जो निकट संबंधी होता है उनको सूचना दे देता है, और आपकी बॉडी क्या कर दी जाती है, दान कर दी जाती है। तो ये है आपका कौन, अंगदान और देहदान का मतलब। देखो देहदान और अंगदान से मेन फायदा क्या है, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति होगा ना, उसको आसानी से क्या होंगे, आपके अंग मिल जाएंगे, और उस आपकी तो बॉडी क्या मिट्टी बन चुका आपका शरीर, तो किसी दूसरे के काम आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें रोल प्ले कर सकते हो। जिसकी भी इच्छा हो 18 साल के बाद में वो ये खुद निर्णय ले सकता है, जैसे मैं निर्णय ले तो मैं ले सकती हूँ, मेरे घर वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मेरा कॉर्निया डोनेट करूँ, मेरी बॉडी डोनेट करूँ। ठीक है, इसके अलावा गौतम गंभीर है, साध्वी ऋतुभ्रा है, इन सब ने क्या कर रखा, आपके अंगदान देहदान के लिए अपना नॉमिनेशन करा है। अब देखो अंगदान और देहदान का एक महत्व है कि जरूरतमंद व्यक्ति को वो काम आ जाएगा, पर कई बार ऐसे केस देखते हैं गवर्नमेंट की लापरवाही से कि क्या होता है, जो बॉडी कोई डोनेट कर देता है उसकी बहुत गंदी हालत हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट उसको ध्यान से देखता नहीं है, तो कई बार ऐसी हालत हो जाती है कि व्यक्तियों का मोह उससे भ्रष्ट हो रहा है, मतलब लोगों का मोह क्या है, उसकी दूर जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि किसी ने भी अगर आपके अंगदान या देहदान किया है तो क्या करोगे, उस बॉडी को या उस शरीर को आप प्रॉपर रूप से, जैसे आपके उसमें आइस में रख रहे हैं, कितने टाइम तक रख रहा है, कुछ सॉल्यूशन लगा रहे हैं, तो वो सारा आप प्रबंध अगर अच्छे तरीके से किया जाएगा तो लोग भी जागरूक होंगे। इसके अलावा जो मेडिकल के स्टूडेंट है, देखो राजस्थान में अगर देखा जाए तो जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत कम मात्रा में, या कभी बार तो क्या होता है 2-2 साल निकल जाते हैं, उनको कोई बॉडी नहीं मिलती है। अब वो अध्ययन कहाँ से करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उनको जो कृत्रिम अंग है या कृत्रिम जो शरीर होता है उससे अध्ययन करवाया जाता है। एक तो नेचुरल देखेगा और एक कृत्रिम देखेगा, इसीलिए सबको यही है कि जहां तक हो सके किसी के काम हो।
ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म है। अगला चैप्टर अपन कल पढ़ेंगे प्रकाश। अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 9 है शायद आपके, ये 7 है, ये तो मुझे याद नहीं है। अब इस चैप्टर से कोई भी समस्या हो तो पूछ लेना, इसके सारे क्वेश्चन मैं भेज दूंगी आप लोगों को। ठीक है।